करुणा बहुत देर तक खामोश बैठी रही। ये देखकर सुबोध ने कहा, मुझे माफ कर दो। करुणा, मैं तुम्हारे पुराने जख्मों का कुरेदना नहीं चाहता था। मेरे से गलती हो गई। आगे हम दोनों केवल अच्छे दोस्त बनकर ही रहेंगे। बस मुझे एक बार माफ कर दो। करुणा ने कहा, नहीं सुबोध, ऐसी बात नहीं है। बस जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं कि अब कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई। मैंने तो बस मरीजों की सेवा को ही अपने जीवन का मकसद बना लिया था, जिसके बदले मैं बस मुझे गुजारे लायक पैसे मिल जाएं। लेकिन अचानक तुम्हारी बात सुनकर मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रही हूँ। सुबोध ने करुणा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, करुणा, मेरी ओर से कोई दबाव नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। तुम भी भूल जाओ हमारे बीच कोई ऐसी बात हुई थी। करुणा ने सुबोध को हाथों से मजबूती से पकड़कर कहा, नहीं सुबोध, मुझे कुछ समय दो सोचने के लिए। उसके बाद ही मैं कोई फैसला कर पाऊंगी। पहले तो मैं हर फैसला शोभा से पूछकर कर लेती थी, लेकिन अब मुझे खुद ही सोचना समझना पड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखना, मेरा जो भी फैसला हो उसका असर हमारी दोस्ती पर नहीं पड़ना चाहिए। सुबोध ने करुणा से कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। चलो, अब मैं चलता हूँ। परसों चलने के लिए तैयार रहना। तीसरे दिन दोनों दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। करुणा का इंटरव्यू चल रहा था। सुबोध बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी करुणा नहीं आई, तो सुबोध वहां से निकलकर पास ही में एक टी स्टॉल पर चाय पीने चला गया। उसके जाने के बाद करुणा बाहर आई तो देखा सुबोध वहां नहीं था। अनजान शहर में अपने आप को अकेला पाकर वह घबरा गई। वह गेट पर गई, वहां सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उसने बताया, मैडम, आपके साथ जो बैठे थे वो तो बाहर चले गए। ये सुनकर करुणा के हाथ पैर फूल गए। वह सोचने लगी, लगता है सुबोध को परसों की बात का बुरा लग गया। वह जवाब का इंतजार कर रहा होगा और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा होगा कि मेरी नौकरी तो लग ही जाएगी, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चला गया। करुणा वहीं पास ही में एक सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखें नम हो गई थी। वह इस पूरी दुनिया में खुद को अकेला महसूस करने लगी। काश उसने सुबोध के प्यार को कबूल कर लिया होता। एक सच्चा दोस्त भी उसने खो दिया। वह सर झुकाए ये सब बातें सोचकर पछता रही थी। तभी सुबोध उसके सामने आया। क्या हुआ? तुम्हारा इंटरव्यू हो गया? क्या कहा उन्होंने? नौकरी पक्की हो गई या नहीं? करुणा ने सिर उठाकर सुबोध को देखा। करुणा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उठकर सुबोध के गले लग गई। कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितना डर गई थी। फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। करुणा ने कसकर सुबोध को पकड़ लिया। सुबोध को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल में आने जाने वाले दोनों को देख रहे थे। कुछ देर में करुणा को समझ आया कि उन्हें सब देख रहे हैं। वह सुबोध से अलग हो गई। सुबोध बोला, मैं तो यहीं बगल की दुकान पे चाय पीने गया था। ये सुनकर करुणा बोली, मुझे माफ कर दो। मैं समझी तुम परसों की बात का बुरा मान गए और मुझे यहाँ छोड़कर वापस चले गए। सुबोध ये सुनकर हंसने लगा। करुणा, मैंने कहा था हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल चिंता मत करो। चलो अब बताओ क्या हुआ? करुणा ने कहा, नौकरी मिल गई। 1 सप्ताह बाद ज्वाइन करना है। सुबोध हंसते हुए बोला, मुझे तो पहले ही पता था। नौकरी तुम्हें मिलकर ही रहेगी। चलो अब कहीं खाना खाते हैं, तुम्हें भी भूख लग रही होगी। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। ज्यादा भीड़ नहीं थी। सुबोध ने खाना ऑर्डर किया। करुणा खाना खा रही थी। फिर उसने सुबोध से कहा, सुबोध, मैंने बहुत सोचा शादी के बारे में, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा उलझ जाती हूँ। सुबोध बोला, तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो। वक्त अपने आप फैसला करने की हिम्मत देगा। फिलहाल नौकरी पर ध्यान दो।
करुणा ने सुबोध का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, नहीं सुबोध, जब आज तुम कुछ देर के लिए मुझे खोद जा चले गए थे तो मेरा जवाब मिल गया। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सुबोध बहुत खुश हुआ। दोनों ने खुशी खुशी खाना खाया। फिर दोनों बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पहुंच गए। बस में बैठे बैठे करुणा ने सुबोध से पूछा, सुबोध, तुम तो मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। सुबोध ने करुणा का हाथ हाथ में लेते हुए कहा, करुणा, मेरी जिंदगी में बताने जैसा कुछ भी नहीं है। गांव में मेरे माता पिता थे जो अब की जिंदा नहीं है। जब वे थे, मैं गांव में एक ही दवाखाने में कंपाउंडर का काम करता था। उनके जाने के बाद मेरा मन गांव से हट गया, इसलिए यहाँ चला आया। तब से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मेरा कोई नहीं है, बस अब घर बसाने का मन है। करुणा बोली, मैं समझ सकती हूँ। अगर तुम्हारे माता पिता होते तो अभी तक तुम्हारा घर बस गया होता। माता पिता के जाने का दुख मैं जानती हूँ। जब मेरे माता पिता चले गए थे तो मैं बहुत टूट गई थी। उस समय अगर शोभा नहीं होती तो ना जाने मेरा क्या होता। दोनों ऐसे ही बातें करते करते घर पहुंच गए। करुणा को घर छोड़कर सुबोध अपने घर चला गया। करुणा बहुत थक गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आज जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसने लिया है। काश आज शोभा उसके साथ होती। लेकिन फिर उसने सोचा, किसी का भी साथ हमेशा नहीं रहता। क्या पता यही सब किस्मत में लिखा हो। आगे की जिंदगी सुबोध के सहारे ही कटनी थी। सब कुछ किस्मत पर छोड़कर भविष्य के सपने देखते देखते अब करुणा की आंख लग गई। उसे पता भी नहीं लगा। करुणा अगले दिन हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रही थी। सुबोध का फोन आया। करुणा ने बालकनी से नीचे देखा। सुबोध उसका इंतजार कर रहा था। करुणा जल्दी से नीचे आ गई। दोनों हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे, लेकिन आज करुणा सुबोध के सामने थोड़ा शर्मा रही थी। दोनों हॉस्पिटल में जाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहां पहुंचकर सुबोध करुणा से बात करता है। करुणा, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। करुणा उसे आश्चर्य से देखती है। कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? सब ठीक तो है? सुबोध कहता है, हाँ सब ठीक है। मुझे एक जगह से नौकरी का ऑफर आया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। अगर बात बन गई तो 1 सप्ताह बाद मैं भी वहीं शिफ्ट कर जाऊंगा। ये सुनकर करुणा बहुत खुश होती है। सच में तो यही सोचकर परेशान थी कि वहां अकेले कैसे रहूंगी। सुबोध बोला, मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता थी, इसीलिए मैं वहां जा रहा हूँ। सुबोध 2 दिन के लिए चला जाता है। करुणा के लिए ये 2 दिन काटने मुश्किल हो जाते हैं। कहाँ वह जिंदगी से उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन अब वह सुबोध के साथ जिंदगी जीना चाहती थी। 2 दिन बाद सुबोध आ जाता है। दोनों हॉस्पिटल में मिलते हैं। सुबोध करुणा से बात करता है। करुणा, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं चाहता हूँ इसी सप्ताह हम यहीं शादी कर ले। उसके बाद हम दोनों वहां जाकर एक साथ रहे, पति पत्नी की तरह। करुणा कहती है, सुबोध, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? हम कुछ समय लेना चाहिए। सुबोध ने मुस्कुराते हुए कहा, करुणा, अगर तुम्हें सोचने के लिए समय चाहिए तो बात अलग है, लेकिन अगर सब इंतजाम करने की बात है तो वो सब मुझ पर छोड़ दो। करुणा ने शर्माते हुए कहा, हाँ कर दिया। तभी सुबोध ने खड़े होकर पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के सामने कहा, दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैं और करुणा शादी कर रही हैं, इसीलिए आज का लंच मेरी तरफ से रहेगा। साथ ही आपको हमारी मदद करनी होगी शादी के इंतजाम करने में। करुणा को ये उम्मीद नहीं थी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। सभी ने आकर करुणा और सुबोध को बहुत बधाई दी। 2 दिन शादी की तारीख पक्की हो गई। बहुत ही साधारण तरीके से मंदिर में शादी करने वाले थे। फिर शाम को कुछ खास दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया गया था। करुणा का बहुत मन था शोभा को बुलाने के लिए। सुबोध ने कहा,
करुणा, अगर तुम चाहती हो कि शोभा को बुलाया जाए तो मैं जाकर उन्हें इनवाइट कराऊंगा। करुणा ने कहा, नहीं सुबोध, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती हूँ। जो कुछ भी है बस हम दोनों ही हैं। 2 दिन तक करुणा और सुबोध खरीदारी करने में, बुकिंग करने में लगे रहे। शादी वाले दिन दोनों मंदिर पहुंच गए। वहां सुबोध ने दोस्तों से पहले ही सारे इंतजाम कर रखे थे। इधर हॉस्पिटल में करुणा के साथ काम करने वाली उसकी सहेलियों ने करुणा को सजाने और मंदिर तक लाने का काम किया। बहुत ही साधारण तरीके से दोनों की शादी की। उसके बाद वे सब घर आ गए। पहली बार करुणा अपने घर ना जाकर सुबोध के घर आई थी। वहां उसका नई बहू की तरह स्वागत हुआ। घर में बहुत चहल पहल थी। सभी लोगों इन दोनों की शादी को सेलिब्रेट कर रहे थे। शाम के लिए एक रेस्टोरेंट बुक किया गया जहां खास लोगों को पार्टी दी जा रही थी। करुणा आज बहुत खुश थी। उसे लग रहा था जैसे उसके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। यही तो चाहती थी वो, एक प्यारा सा पति, एक घर। लेकिन नियति ने उसके साथ जो किया उसे भुलाकर वह आज का दिन अच्छे से जीना चाहती थी। अपने पिछले सफर की कड़वी खट्टी यादों को वह भूल जाना चाहती थी। देर रात दोनों घर आए। बहुत ज्यादा थके होने के कारण दोनों सो गए। अगले दिन करुणा उठी। उसने नहा धोकर भगवान जी की पूजा की। सुबोध जब उठकर आया तो करुणा पूजा कर रही थी। उसे देखकर सुबोध ने कहा, करुणा, आज लगता है सचमुच घर में भगवान आए हैं। मैं तो ऐसे ही हाथ जोड़कर निकल जाता था। करुणा ने हंसते हुए कहा, अब आप देखिए कैसे मैं सब संभालती हूँ। सुबोध हंसने लगा। करुणा ने कहा, अब हमारे पास बहुत कम समय है। हम आज ही चलते हैं नई जगह पर फ्लैट देखने। 4 दिन बाद हमें वहां ज्वाइन करना है। सुबोध तैयार होकर आ जाता है। एक टैक्सी किराए पर लेकर दोनों दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। हाईवे पर टैक्सी हवा से बात करते हुए जा रही थी। करुणा गाड़ी के बाहर देखते हुए सोच रही थी, शायद पिछली जिंदगी के सारे दुख पीछे छूट रहे हैं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। करुणा और सुबोध दोनों नए शहर में जाकर प्रॉपर्टी डीलर से मिलते हैं। वे उन्हें कई फ्लैट दिखाता है, जिनमें से एक उन्हें पसंद आ जाता था। दोनों उसे एडवांस देकर वापस आ गए। अगले दिन दोनों फ्लैट खाली करके सारा सामान लेकर नए फ्लैट में पहुंच जाते हैं। दोनों के पास बहुत कम सामान था, इसलिए उन्हें शिफ्ट होने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। नई जगह आकर करुणा को बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन जाकर दोनों ने अपने अपने हॉस्पिटल में जाकर नौकरी ज्वाइन कर ली। करुणा शाम को घर पहुंची तो सुबोध वहां नहीं था। वह सुबोध का इंतजार करने लगी। सुबोध का फोन किया तो उसने कहा, कुछ काम है, थोड़ी देर हो जाएगी। शाम को जब सुबोध आया तो करुणा ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? सुबोध ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए कुछ खरीदारी कर रहा था। ये देखो। ये कहकर सुबोध ने एक पैकेट पकड़ा दिया। करुणा ने देखा तो वह एक ज्वेलरी सेट था। बहुत सुंदर सेट था। करुणा ने कहा, सुबोध, इसकी क्या जरूरत थी? अभी हमें बचत करके चलना चाहिए। सुबोध ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन शादी पर तुम्हें कोई गिफ्ट भी तो नहीं दिया चाहिए। अब जरा पहनकर दिखाओ। करुणा ज्वेलरी पहनकर सुबोध के सामने आ जाती है। सुबोध ने उसे देखता ही जा रहा था। करुणा ज्वेलरी उतारकर बोलती है, सुबोध, मेरे पास भी ज्वेलरी है और वे ये भी आ गई है। इसे घर पर रखना ठीक नहीं है। हम एक लॉकर लेकर उसमें रख देते हैं। सुबोध कहता है, ठीक है, कुछ दिन में लॉकर ले लेंगे, अभी ये संभाल कर रख लो। ये सुनकर करुणा ज्वेलरी को अपनी ज्वेलरी के साथ रख देती है और फिर रसोई के काम में लग जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। करुणा सुबोध का साथ पाकर बहुत खुश थी। सुबोध उसे बहुत खुश रखता था। जिंदगी में उसकी जो शिकायतें थी वह अब दूर हो चुकी थी। शादी के 6 महीने सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके बाद एक दिन करुणा ने सुबोध से कहा, सुबोध, क्या बात है, अब तुम बहुत देर से घर आते हो?
ये सुनकर सुबोध बोला, हॉस्पिटल में काम ज्यादा है, ड्यूटी है तो करनी पड़ेगी ही। सुबोध और करुणा के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। छुट्टी वाले दिन भी सुबोध काम का बोलकर हॉस्पिटल चला जाता था। सुबोध के बदलते व्यवहार से करुणा परेशान रहने लगी। उसे कई बार सुबोध से पूछा, लेकिन सुबोध ने कुछ भी नहीं बताया। करुणा को सुबोध की चिंता रहने लगी। एक दिन वह शाम के समय सुबोध के हॉस्पिटल पहुंच जाती थी। करुणा ने सोचा, चलो आज रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। वहां जाकर उसने रिसेप्शन पर पता किया तो पता चला कि सुबोध तो घर चला गया। फिर उसने पूछा, मैडम आपके हॉस्पिटल में काम बहुत ज़्यादा है। मेरे पति मतलब सुबोध जी बहुत देर तक घर आते हैं। ये सुनकर रिसेप्शन पर बैठी मैडम ने कहा, नहीं, यहाँ सबके काम के घंटे फिक्स है। हमारे पास शिफ्ट में काम होता है। ड्यूटी टाइम के बाद किसी को कोई नहीं रोक जाता। ये सुनकर करुणा दिल से थक के बैठ जाता है। हे भगवान, सुबोध मेरे से झूठ बोलकर घर से गायब रहता है। वह मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। इसी उधेड़े बुन में वह बहुत घर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद सुबोध आ जाता है। करुणा उसमें पूछती है, वह भी वहीं हॉस्पिटल का बहाना बना देता है। करुणा उससे कहती है, मैं आज हॉस्पिटल गई थी, वहां तो कोई ओवर टाइम नहीं होता, फिर तुम देर रात तक कहाँ रहते हो? सुबोध ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। करुणा, ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की अभी नई नई है, मुझे नहीं जानती, मैं डॉक्टर के साथ रहता हूँ। किसी तरह करुणा को समझाकर सुबोध शांत करता है, लेकिन करुणा के मन में शांति नहीं थी। वह रात भर जाकर यही सब सोचती रहती थी। दोनों धीरे धीरे एक अजनबी की तरह रहने लगते हैं। अब ना सुबोध उससे ज्यादा बात करता था, ना उसकी ओर ध्यान देता था। करुणा को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अचानक सुबोध का व्यवहार बदल क्यों गया है। एक दिन सुबोध हॉस्पिटल चला गया। करुणा का मन हॉस्पिटल जाने का नहीं था, वह घर पर ही थी। कुछ देर बाद घंटी बजी। एक पोस्टमैन सामने खड़ा था। उसने करुणा को एक चिट्ठी दी। चिट्ठी सुबोध के नाम थी। करुणा ने चिट्ठी टेबल पर रख दी और रसोई के काम में लग गई। जब दोपहर को वह खाना खाने बैठी तो सामने चिट्ठी देखकर उसने सोचा, सुबोध को कोई नहीं है, फिर ये चिट्ठी किसने भेजी? करुणा ने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते करुणा की आंखों से आंसू बहकर आ गए। पूरी चिट्ठी पढ़कर वह सकते में आ गई थी। ये चिट्ठी किसी कोमल की थी, सुबोध की पत्नी कोमल, और उसने लिखा था कि आप पिछले 8 महीने से गांव नहीं आए। दोनों बच्चे आपको बहुत याद करते हैं, एक बार आकर मिल जाइए। एक बार फिर करुणा के साथ धोखा हो चुका था। करुणा की आंखों के सामने अपनी पिछली जिंदगी फिर से दिखने लगी। इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं जिस पर वह विश्वास कर सके। हर इंसान ने उसे धोखा दिया है। वह यही सब सोच रही थी कि अब आगे क्या करेगी, किसके लिए जिए। इस धोखे के बाज की बेरुखी की वजह भी समझ आ गई। अपनी पत्नी से मन भर गया तो उसने करुणा को फंसा लिया। अब उससे मन भर गया तो किसी और को फंसाने की तैयारी कर रहा होगा। करुणा बहुत देर तक पलंग पर बैठकर लेटी और रोती रही। उसने घर छोड़ने का फैसला किया। वह अपने बैग में सामान रखने लगी तो उसने देखा कि उसकी अलमारी में ना तो उसकी ज्वेलरी है, ना सुबोध ने जो दी थी वो। करुणा ने अपना पैसा भी सुबोध को दे दिया था। शादी की तैयारियों के समय वह बचा हुआ पैसा भी अलमारी में नहीं था। करुणा समझ चुकी थी कि उसके मान सम्मान के साथ साथ उसकी ज्वेलरी, उसके पैसों को भी लूटा जा चुका है। बस किसी भी दिन सुबोध उसे छोड़कर भाग जाने वाला था, ऐसी जगह जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं लग पाएगा। आज अगर ये चिट्ठी उसके हाथ नहीं लगती तो उसे कभी इस सच्चाई का पता नहीं लगता। करुणा ने वह चिट्ठी टेबल पर रख दी और सब कुछ छोड़कर घर की ओर चल दी। इधर शोभा को करुणा के बारे में कुछ पता लग गया था। फिर उसने सुबोध से शादी कर ली, ये शहर छोड़ दिया। शोभा के सवालों के जवाब तो उसे नहीं मिले थे, लेकिन वह खुश थी कि करुणा को एक जीवन साथी मिल गया।
वह जहाँ भी रहे खुश रहे। शोभा सुबह अखबार पढ़ रही थी, तभी उसकी नजर एक खबर पर पड़ी। फोटो देखकर शोभा डर गई। ये करुणा की फोटो थी। करुणा ने नदी में कूदकर जान दे दी थी। ये फोटो उसकी पहचान के लिए छापी गई थी। शोभा तुरंत गाड़ी लेकर वहां के पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसने करुणा के बारे में पता किया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे लाश की शिखानत करने के लिए चलने को कहा। शोभा ने वहां जाकर देखा तो लाश करुणा की ही थी। वह करुणा जिसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने बताया कि करुणा के हाथ में पॉलिथीन बंधी थी, जिसमें एक खत था जो शोभा के नाम था। उसमें लिखा था, शोभा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा साथ छोड़ दिया। उसके बाद खत में करुणा ने सब कुछ लिख दिया जो आज तक उसके साथ हुआ था। खत की आखिरी लाइन में करुणा ने लिखा था, मैं बेसहारा थी और बेसहारा ही इस दुनिया से जा रही हूँ। तेरे एहसानों का कर्ज रह गया मुझ पर।